मैं सर। यस प्लीज डू। थैंक यू सर। बैठिए। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आपका नाम रवि सिहाग है? जी सर। रवि, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए हमें, ताकि हम सब आपके बारे में इतना जान लें कि आपसे बात कर सकें। और हम चाह रहे हैं कि आपसे उन मुद्दों पर ज़्यादा बात करें जिन पर आप इंटरेस्टेड है बात करने में। तो आप ये भी बताएं कि किन विषयों में आपकी रुचि ज़्यादा है बात करने में। सर मेरा नाम रवि कुमार सिहाग है। मैं राजस्थान के गांव तीनडियम, जिला श्रीगंगानगर का निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर से किया है। उसके बाद में सर मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की और 1 साल IRTS के तौर पर काम किया। उसके बाद में इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के में अभी मैं कार्यरत हूँ। और सर मेरी हॉबीज़ हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग, वर्कआउट करना और स्मॉल स्केल फार्मिंग एक्सपेरिमेंट, एग्रीकल्चर के विषय पर मैं ज़्यादा रुचि रखता हूँ सर। आप IRTS में थे और आपने वो छोड़ के IDAS को चुन लिया। जी सर। ये बहुत अजीब सी बात नहीं लग रही सुनने में? क्योंकि जो सर्विसेज की प्रेफरेंस नॉर्मली हम देखते हैं पिछले कई सालों से, IRTS इनवेरिएबली IDAS से ऊपर होता है। और मेरे ख्याल से आपके लिए भी रहा ही होगा शुरू में। तो फिर IRTS होने के बाद IRTS से रिजाइन करके IDAS को चुनना, डिफेंस अकाउंट्स को चुनना, ये एक प्रैग्मेटिक फैसला था, सर्विस ओरिएंटेड फैसला था, ये कुछ और निहितार्थ हैं इसके पीछे? सर मेरा जो उद्देश्य था वो सर मुझे आगे तैयारी शुरू करनी थी। IRTS में सर एक डायनेमिक सर्विस है, टाइम कंज्यूमिंग सर्विस है। उसमें सर मैं अपनी प्रिपरेशन को जारी नहीं रख पाता, तो इसलिए सर लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर और इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के प्रोफाइल के बारे में पढ़ा तो सर मुझे अच्छे इसमें प्रोस्पेक्टस लगे, तो इस वजह से सर मैंने ये सर्विस ज्वाइन की। तो बेसिकली आपने IDAS इसलिए चुना कि टाइम आराम से मिल जाता है, काम कम करना पड़ता है और मैनेज हो जाता है। जी सर। तो ये बात सही साबित हुई उस सर्विस में आने के बाद? जी सर, ये बात सही साबित हुई है सर। मैं इस बार का मेरा मेंस अच्छा गया है और अभी मैं इंटरव्यू में हूँ, तो मैं मानता हूँ कि मैंने सही फैसला किया था। तो अभी आप ट्रेनिंग पे हैं या सर्विस में आ चुके हैं? जी सर, मैं सर्विस में आ चुका हूँ, अभी ट्रेनिंग पे हूँ। मतलब ट्रेनिंग जो एकेडमी की है उसमें है या अभी ऑन द जॉब ट्रेनिंग में चले गए हैं? सर मैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हूँ, अभी PCD वेस्टर्न कमांड के अंडर में ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कहाँ पोस्टेड है? सर चंडीगढ़ में। देखिए, हवाला और हलाला इनमें क्या अंतर है? सर हवाला एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत अवैध रूप से विदेशों से मुद्राएं भेजी जाती है, जिसमें कुछ कमीशन एजेंट होते हैं, वहाँ से लेन देन को यहाँ पर लेन देन करते हैं। और हलाला है सर वो शायद निगाह हलाला से संबंधित आप पूछ रहे हैं, तो उसमें ये 3 तलाक का एक प्रकार है जिसमें 3 बार तलाक बोलकर तलाक की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। अच्छा, अभी हाल ही में कर्नाटका हाई कोर्ट का एक फैसला है जिसको हिजाब विवाद कहते हैं। जी सर। मुझे थोड़ा सा समझाइए कि क्या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे फैसले हमारी अब तक की जो धर्मनिरपेक्ष छवि है उस पर हमला है या उसी का लॉजिकल एक्सटेंशन है? सर मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कर्नाटका हाई कोर्ट है, उन्होंने जो हिजाब पर फैसला दिया है वो एक प्रकार से तर्कसंगत है, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना वो आवश्यक धार्मिक प्रथाओं में नहीं आता है और किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूशन में जहाँ के अपनी इक्विटी के जितने भी रूल्स हैं वहाँ पर अगर इस प्रकार के धार्मिक प्रतीकों को आमंत्रित किया जाएगा तो सर ये वहाँ के जो रूल्स हैं उसके खिलाफ है। ये बताइए कि एसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 के बेस पे डॉक्ट्रिन है हमारे सुप्रीम कोर्ट की, उस डॉक्ट्रिन में ऐसा क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कोई मुस्लिम महिला अगर हिजाब पहने तो कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला है कि वो एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन नहीं है। सिख समाज की जो पगड़ी है वो एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है। ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पर अलग अलग धर्मों के लिए ये फैसले हम करते हैं? वो पैरामीटर्स, मतलब मेरी व्यक्तिगत राय है कि पैरामीटर्स बहुत ठोस हैं, लेकिन मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि वो क्या पैरामीटर्स हैं जिनसे फैसले होते हैं। सर 1955 के आसपास एक विवाद में न्यायालय ने कहा था कि वो जो आवश्यक धार्मिक प्रथाएं उनको निर्धारित करेगा। तो सर जो मुख्य धर्म में कोर बातें लिखी गई है उनके बेस पर शायद आवश्यक जो धार्मिक प्रथाएं उनको निर्धारित किया जाता होगा। जो सिख धर्म है उसमें 5 जो ककार हैं, उनके धर्म पर जो पगड़ी है वो केशों को बांधने के लिए आवश्यक समझी जाती है, इस वजह से वहाँ पर अलाउ किया गया। लेकिन जब कोर्ट ने, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि कुरान में इस प्रकार की कोई भी व्याख्या नहीं मिलती कि हिजाब पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा के अंतर्गत आता है, इसलिए उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इसको बंद करवा दिया। सर बहुत बढ़िया, बंद करवा दिए कोर्ट ने, या कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि बंद किया जा सकता है? सर सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता शब्दों को लेकर। कोई बात। थैंक यू। रवि कुमार जी, आप राजस्थान से आते हैं जी। मुझे बताइए, राजस्थान को रंगीला राजस्थान क्यों कहते हैं? मैडम, राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि प्रकृति ने यहाँ पर भूरे रंग के अलावा कुछ भी नहीं दिया, तो राजस्थान वासियों ने इस चुनौती का सामना रंग बिरंगे चित्रों के द्वारा किया है। वहाँ की लोक कला, लोक संस्कृति, लोक चित्र, इस सभी में चटकीले रंगों का प्रयोग अधिक मिलता है, तो इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान। अच्छा, जेंडर कलर पेयरिंग के बारे में सुना है आपने? माफ कीजिए मैडम, अच्छा, परिचित नहीं हूँ। आपने पिंक फॉर गर्ल्स और ब्लू फॉर बॉयज इसके बारे में सुना है? क्यों है ऐसा? गुलाबी रंग महिलाओं के लिए और नीला रंग पुरुषों के लिए, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? मैम एक कारण मैं ये सोच पा रहा हूँ कि गुलाबी रंग है वो हल्का रंग है, लाइट रंग है और शांति का प्रतीक इसको माना जाता है, और नीला रंग है वो चटकीला रंग है, थोड़ा भड़काऊ रंग है और पुरुषों को जनरली थोड़ा अधिक साहसी, क्रोधी आदि उपाधियों से सुसज्जित किया जाता है, तो एक ये कारण मैं सोच पा रहा हूँ। अच्छा, तो अगर आपको एक कलर चुनने को कहा जाए जिसमें दोनों के गुण आ जाएं, तो आप कौन से रंग को चुनेंगे जो महिलाओं और पुरुषों दोनों के गुणों को समाहित करे अपने अंदर? कोई एक कलर? सफेद रंग मैं चुनूंगा, मेरा पसंदीदा रंग भी है। अच्छा ठीक। देखिए, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली कि संयुक्त राष्ट्र संगठन बहुत सफल नहीं रहा। उसके गठन के बाद से आतंकवाद की घटनाएं कुछ खास कम नहीं हुई हैं, देशों में तनाव है, शक्तिशाली देश कमज़ोर देशों पर अत्याचार करता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसको भंग कर दें, एक नए सिरे से किसी नए संगठन की कल्पना की जाए? सर मुझे लगता है कि इसको भंग करने के बजाय इसमें सुधार किए जाने चाहिए, क्योंकि इतने वर्षों में 1945 लेकर हमने जितना निवेश किया है, जितने इसकी संस्थानों में निवेश किया है, इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, उसको स्ट्रेंथन करना ज़्यादा प्रभावी होगा बजाय कि एक नई संस्था बनाने के।
क्योंकि सर इसका कोई भी प्रमाण नहीं है कि जो नई संस्था बनाएंगे वो नए विश्व में जितने भी इस प्रकार की घटनाएं होती है उसको रोक पाने में सक्षम होगी या नहीं। तो अगर संयुक्त राष्ट्र में सुधार किए जाए तो वो ज़्यादा प्रभावी मैं मानता हूं। तो मान लेते हैं आपको एक मौका दिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपको स्थायी मेंबर्स चुनने हैं, तो कौन से 5 देश होंगे जिसको आप चुनना चाहेंगे? सर क्या P5 के अलावा बताना? बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश हमें चुनना है, कोई 5 देशों का एक समूह जो स्थायी सदस्य होंगे यूएनएससी के। तो आपके हिसाब से किन देशों को उसमें से निकाला जाए, किन देशों को उसमें शामिल किया जाए, जरा बताएं। सर मैं मानता हूँ कि एक महाद्वीपीय प्रतिनिधित्व को मैं एक क्राइटेरिया मानूंगा, जिसमें अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से मैं लेना चाहूँगा, और एशिया में सर मैं 2 या 3 देशों को लेना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी बड़ा महाद्वीप है, जिसमें रूस, चीन, भारत या जापान, इन चारों में से 2 या 3 को मैं लेना चाहूँगा। उसके अलावा सर अफ्रीका से 2 या 3 देशों का प्रतिनिधित्व मैं चाहता हूँ, और यूरोप से 1 या 2 देशों का प्रतिनिधित्व, जिसमें हमारे पास 5 देशों का ही एक व्यवस्था है, तो 5 देशों का नाम बताइए मुझे आप। सर अमेरिका, ठीक है, भारत, ठीक है, चीन, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी। अच्छा, जर्मनी? जी सर। फ्रांस क्यों नहीं? सर जर्मनी की जो इकोनॉमी है उसमें सबसे अधिक है, और दूसरी बात है कि सर वहाँ पर न्यूक्लियर जो वेपन है वो भी जर्मनी के पास नहीं है सर। तो एक प्रकार से अगर हम डीन्यूक्लियराइजेशन के मुद्दे पर बातचीत करेंगे तो जर्मनी एक बेहतर विकल्प साबित होगा दूसरे देशों की बजाय। अच्छा, हलाला आपने गलत बताया, हवाला और हलाला की तुलना में। हलाला तो अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति तलाक दे दे पत्नी को, उसके बाद फिर उसी महिला से शादी करना चाहे, तो एक नियम है कि उस महिला को पहले किसी और व्यक्ति से शादी करनी होगी और विवाह को मुकम्मल करना होगा फिजिकल रिलेशंस के रूप में। उसके बाद वहाँ से तलाक मिलेगा, फिर वो व्यक्ति अपनी पत्नी से पुनः शादी कर पाएगा। इसको बोलते हैं हलाला। जी सर। तो 3 तलाक वाला मामला नहीं है, वो अलग चीज़ है 3 तलाक वाली, ठीक है। और अपने गांव का जिक्र बहुत अच्छा हुआ, डिफेंस बजट वगैरह आपने बड़ा अच्छा बताया, विमेन एम्पावरमेंट बहुत ही अच्छा बताया, रंगीला राजस्थान बड़ा, मतलब आंसर ऑफ द डे तो वही था कि प्रकृति ने केवल भूरा रंग दिया है, बाकी हमने भर लिया। इतना बढ़िया आंसर दिया, मजा आ गया। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री जी लगातार वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं कि वोकल हो या लोकल के लिए, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्या भारत कहीं ना कहीं प्रोटेक्शनिज्म की तरफ नहीं जा रहा है? अगर हम बोल रहे हैं कि सिर्फ हम अपने लोकल प्रोड्यूस को ही आगे बढ़ाएंगे, तो क्या ये ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है? नहीं सर, ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भारत का जो स्टैंड है वो एक प्रकार से प्रोटेक्शनिज्म ना होकर हमारे घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने का अधिक है, जिसमें हम लोगों ने टैरिफ अधिक नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन हम लोग बट ऐसे अमेरिका फर्स्ट है, वो तो प्रोटेक्शनिज्म है। लेकिन सर वहाँ पर उन्होंने टैरिफ के स्तर पर वृद्धि की थी। जो चीन से आने वाले माल थे उन पर उन्होंने एक प्रकार से टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगाए थे। भारत में इस प्रकार की कार्रवाई न करके हमारा ध्यान सिर्फ घरेलू उद्योगों के अधिक प्रोत्साहन देने पर है। थैंक यू सर।